रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान, ये स्लोगन्स हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप से पूछें कि आखिरी बार रक्तदान कब किया था, तो हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, जो हर वर्ष मनाया जाता है 14 जून को। नमस्कार, मैं हूँ विजय बजाज और मेरे साथ हैं अभिलाषा शर्मा। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मीना सिद्धू, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य क्या है और मेडिकल जगत के लिए इसका क्या महत्व है। वर्ल्ड डोनर्स डे जो हर साल 14 जून को मनाया जाता है, ये एक साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, उनके बर्थ डेट के ऊपर मनाया जाता है। उन्होंने जो आजकल हम ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किए थे। उससे पहले जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं थी। कई बार ट्रांसफ्यूजन ट्राई की गई, पर ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्रांसफ्यूजन स्टिक के कारण पेशेंट्स की डेथ हो गई। जब से ये ब्लड ग्रुप्स इजाद हुए हैं, तो हम ब्लड ग्रुप के कारण हम एक पेशेंट को उसके स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का उसका ब्लड जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो जब से ये लैंडस्टीनर ने ये डिस्कवरी की है, तब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक इजी प्रोसेस हो गया है और ये नॉन फेटल है। आराम से पेशेंट जो है टॉलरेट कर सकते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए। अब कई सारे मरीज हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है डिलीवरी के टाइम। तो उन सब में पहले मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, जैसे बोलते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर्स की डेथ बहुत ज़्यादा था। पर जब से हम उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना शुरू किया है और उनको टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल जाती हैं, और स्पेशली ये तभी पॉसिबल हो चुका है क्योंकि अब हमें ब्लड ग्रुप्स पता हैं जी। तो इसीलिए ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, और ब्लड ग्रुप इजाद करने के कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला है जी। तो इनके बर्थडे के ऊपर ये वर्ल्ड डोनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। मैम, रक्तदान, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि यदि हम अपने आप से ही पूछें कि लास्ट टाइम जो है ब्लड डोनेट कब किया था, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इसका जवाब नहीं पता होगा, याद ही नहीं होगा कि लास्ट टाइम रक्तदान कब किया था। तो एक झिझक हमारे समाज में देखने को मिलती है रक्तदान को लेकर कि जब जरूरत होगी तभी करेंगे जी। और अगर मैं रक्तदान करता रहूंगा तो कहीं मुझे कमजोरी ना पड़ जाए, मुझे डेफिशिएंसीज ना हो जाए। तो बीइंग हेड ऑफ सच इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, आप लोगों की इस झिझक को किस तरह से दूर करती हैं मैम? हम जो है काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि हमारे पास भी जब डोनर्स आते हैं तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, हम उनको एजुकेशन देते हैं कि आप हर 3 महीने के बाद जो मेल्स हैं और हर 4 महीने के बाद जो फीमेल्स हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जब भी डोनर हमारे पास आता है, हम उसका हीमोग्लोबिन करते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो फिर हम ब्लड नहीं लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि जब डोनर ब्लड देता है तो उसका भी 0.75 ग्राम या 1 ग्राम के करीब जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है, और यही ब्लड जब पेशेंट को चढ़ता है उसका भी 1 ग्राम तक जो एडल्ट पेशेंट को हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ता है। तो इसीलिए एक तो डोनर अवेयरनेस करनी बड़ी ज़रूरी है। जो इस वक्त हमारा जो यूथ है उसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन से किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इससे आपको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बार जब ब्लड डोनर से बाहर चले जाता है तो उसकी जो बोन मैरो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो फ्रेश ब्लड जो है वो बनाती है। तो आपके ओल्ड आरबीसीज जो हैं वो फ्रेश आरबीसी से रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि बोन मैरो तो तभी एक्ट करेगी जब उसको पता चलेगा कि मेरे में थोड़ा कुछ डेफिशिएंसी हो गई है। और एक तरह से ये समाज सेवा का काम है, अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटी है। मुझे लगता है ये हम सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एलिजिबल डोनर्स हैं जो ब्लड दे सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक नेशनल लेवल के ऊपर, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं जिनको हम डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर सब दिया हुआ है कि आपने एटलीस्ट ब्लड देने से 4 घंटे पहले खाना खाया हुआ होना चाहिए, रात को कम से कम 6 से 7 घंटे स्लीप उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उसका जो वेट है वो 45 kg से ऊपर होना चाहिए। अगर 55 kg से ऊपर है तो हम थोड़ा ज़्यादा ब्लड ले सकते हैं। हम ब्लड 350 ml या 450 ml लेते हैं, तो 55 kg से ज़्यादा वेट है तो हम उसका 450 ml ब्लड जो है ले सकते हैं। 8 ml ब्लड जो है पर kg बॉडी वेट जो है वो हम विड्रॉ करते हैं, उससे ज़्यादा ब्लड हम जो विड्रॉ नहीं करते हैं।
तो इस तरह से डोनर्स में ये अवेयरनेस कि आपका इतना ब्लड अगर लॉस हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होगी। और अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वहाँ पे थोड़ी सी एक बेहोशी भी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी एक हाइपोटेंशन फीलिंग एक आती है कि शायद मैं गिर रहा हूँ, चक्कर टाइप का आता है, तो वो जो है वो आराम से मैनेज हो जाता है। स्वाभाविक है, उसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है और वो आराम से मैनेज हो जाता है। और वो जनरली तभी होता है जब पहली बार आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। जो रेगुलर डोनर्स होते हैं उनमें ये नहीं होता है। फिर किसी को अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है या कैंसर है, इस तरह की किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो नहीं डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर मीना, अभी आपने डोनर एलिजिबिलिटी की बात की कि जो लोग इसके लिए योग्य हैं उनका ही ब्लड लिया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और खासकर किस उम्र के बाद कर सकते हैं, और कौन है जो नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रक्तदान के साथ बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं कि जैसे बहुत बारी सुना होगा कि अगर टैटू बनवाया है तो उन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, या फिर ब्लड डोनेट करने के बाद आपका वजन कम हो जाता है। तो ये कहाँ तक इनमें सच्चाई है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है? एलिजिबिलिटी एक तो 18 से 60 इयर्स तक। जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं वो 65 इयर्स तक दे सकते हैं। फिर वेट का मैंने आपको बताया 45 kg से ज़्यादा वेट होना चाहिए। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन है और कई क्रॉनिक बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, हम हर किसी से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री भी लेते हैं कि अगर किसी के मल्टीपल कॉन्टैक्ट हैं या मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं, फिर जो ज़्यादा मूविंग पॉपुलेशन है कि घर से ज़्यादा दूर तक रहते हैं, फिर इस तरह से काफ़ी सारे डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो किया जाता है और बनाया जाता है। हमने एक स्टडी की थी जिसमें ये पता चला था कि जो सबसे ज़्यादा डर है लोगों को वो नीडल से लगता है। नीडल जो है वो सिर्फ इतना ही है कि इंजेक्शंस तो सब लोग रेगुलरली लगवाते रहते हैं, तो उतनी ही दर्द होती है, उससे ज़्यादा दर्द नहीं होती है। दूसरा, लोगों के मन में ये है कि शायद हमारे को कोई बीमारी हो जाएगी, HIV हो जाएगा ब्लड देने से, या वो जो बैग होता है वो साफ नहीं होता है, उससे कोई इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है। जो आजकल हम बैग्स, ब्लड बैग्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज करते हैं वो टोटली स्टेराइल होते हैं और वो क्लोज्ड होते हैं। एक बार ब्लड उसके अंदर जब हम भर लेते हैं तो वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। वो ओपन तभी होता है जब पेशेंट को ब्लड चढ़ाना होता है। तो डोनर से लेके पेशेंट तक जो वो ब्लड है वो टोटली क्लोज्ड रहता है। उसमें कहीं भी किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो कभी भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है। और डॉक्टर मीना, जो टैटूज वाली बात है कि जिन लोगों ने टैटू करवाया हो, जी, टैटूज जो, टैटूज में क्या होता है कि नीडल्स हो सकता है वो एक से दूसरे नीडल शेयरिंग हो, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि टैटूज से काफी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है। तो जिन्होंने टैटू बनाया होता है, हम 1 साल तक उनका ब्लड जो है नहीं लेते हैं। टैटू बनाने के 1 साल के बाद तक उनका ब्लड नहीं लिया जाता। 1 साल तक अगर कोई भी बीमारी होगी तो वो तब तक आ जाएगी। जी डॉक्टर मीना, जब कोई इंसान रक्तदान के लिए जाता है तो उससे पहले उसके जो टेस्ट वगैरह हैं, बॉडी टेस्ट, वो पर्याप्त नहीं किए जाते उससे पहले। लेकिन जब वो रक्तदान कर देता है, क्या उसके बाद उस ब्लड को पूरी तरह से जांचा परखा जाता है डोनेट किए जाने से पहले? उसका क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, डोनेट करने से पहले हम सिर्फ हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप ही चेक करते हैं। जी। जब ब्लड डोनेट हो जाता है उसके बाद हमारे 5 मैंडेटरी टेस्ट हैं एज पर नेशनल गाइडलाइंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से, और वो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं। HIV, हेपेटाइटिस B, C और सिफिलिस और मलेरिया, इन 5 का टेस्ट जो है हर ब्लड यूनिट जो भी हमारे पास टेस्ट उस ब्लड से किए जाते हैं जो डोनेट किया गया। डोनेट किया, हम डोनर का टेस्ट नहीं करते हैं, जो ब्लड यूनिट डोनेट की गई है उसका टेस्ट करते हैं कि वो यूनिट जो है वो इन्फेक्शन से रहित हो। और जो ब्लड डोनेट किया जाता है, क्या वो सीधा ही चढ़ा दिया जाता है या उसको कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उसके वो जांचे जाते हैं। जैसे जब होल ब्लड देते हैं हम उसको एक रॉ मटेरियल मानते हैं। जो ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, इसीलिए उसका लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, तो वो एक तरह से ड्रग मानी जाती है। तो जो ये ब्लड है जो हम डोनर से लेते हैं, ये रॉ ब्लड है, होल ब्लड, तो इसको अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। इसमें पैक्ड सेल्स हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं एंड
क्रायोप्रेसिपिटेट है। जो पैक्ड सेल्स हैं वो कोई भी एनीमिया के केसेस जो होंगे जिनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होगा, 7 ग्राम से कम होगा, उनको दिए जाएंगे। इसमें थैलासीमिया पेशेंट्स आ जाते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको रेगुलरली ब्लड चलता है, कैंसर पेशेंट्स हैं, और भी जिन लोगों को किसी कारण से एनीमिया है उनको रेड ब्लड सेल चाहते हैं। और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जब ट्रॉमा होता है तब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। फिर जब लिवर डिजीज़ होता है तब क्लॉटिंग फैक्टर्स करते हैं। हीमोफीलिया एक बीमारी है, पर आजकल तो फैक्टर 8 हीमोफीलिया के लिए होता है, तो जनरली एफएफपी चढ़ाते नहीं हैं। तो ये एफएफपी के लिए प्लेटलेट्स जो हैं, जब भी प्लेटलेट्स कम होंगी, जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स की सडनली हो जाते हैं, हाँ, ये डिमांड जो है उस सीज़न में बढ़ जाती है। फिर कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर कीमोथेरेपी लगती है, या फिर और कोई भी कारण है जिसके कारण प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, तो उनको प्लेटलेट्स चढ़ते हैं। फिर क्रायोप्रेसिपिटेट है, ये ज़्यादातर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में देते हैं क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट में फिब्रिनोजन और फैक्टर 8 ज़्यादा होता है, तो उनमें वॉल्यूम ओवरलोड नहीं हो, क्योंकि जो एफएफपी होगा वो कोई 200 ml तक होता है और जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो 15 ml तक होता है। तो क्रायो हम ज़्यादा दे सकते हैं और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। यानी रॉ ब्लड को पूरी तरह से प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग कंपोनेंट जो हैं अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से आगे फिर तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीना, आपने थैलेसीमिया की बात की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। थैलासीमिया जो है ये कंजेनिटल बीमारी है। अगर पेरेंट्स दोनों माइनर हैं या एक मेजर है और एक माइनर है पेरेंट्स को हो, तो वो आगे बच्चों में आ जाती है। तो वो बच्चे जो है वो थैलासीमिया मेजर हैं, उनका जो ब्लड है वो उनका ब्लड जो है बनता नहीं है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनके बनते नहीं हैं, तो उनको बाहर से ब्लड दिया जाना पड़ता है ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो। तो ये बच्चों के लिए जो ब्लड है वो एक लाइफ लाइन है। जब तक इनको ब्लड मिलता रहेगा इनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी, और हमें ये है कि इनका हीमोग्लोबिन जो है 9 से ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि इनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो। तो इसीलिए इन बच्चों को बहुत रेगुलरली, कभी 15 दिन के बाद, कभी महीने बाद, कई बच्चों को तो हफ्ते बाद ब्लड लगता है। तो जैसे जैसे उनकी थोड़ी उम्र बढ़ती रहती है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है। फिर जब उनका एक ग्रोथ लेवल अटेन हो जाता है तो उसके बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो प्लेट्यू फेज में आ जाती है, वो स्टेबल हो जाती हैं। डॉक्टर मीना, अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं एक्सीडेंटल केसेस में या प्रेगनेंसी केसेस में लोगों को दरबदर होना पड़ता है, ब्लड के लिए भटकना पड़ता है। तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की अध्यक्ष हैं, तो आप इन ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करती हैं ताकि लोगों को ना भटकना पड़े? क्या क्या अवेयरनेस मेजर्स आपके द्वारा किए जाते हैं, क्या क्या कैंपेन्स आपके द्वारा चलाए जाते हैं? हम जो कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये लोग रेगुलरली अपने लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस करते हैं और हमें भी बुलाते हैं अवेयरनेस करने के लिए। कई बार हम गाँव वगैरह में भी जाते हैं। फिर काफ़ी सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके वॉलंटरी डोनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। तो ये लोग कैंप लगाते हैं। तो हमारे पास व्हीकल भी हैं और अगर इन हाउस लगाना है, कॉलेज में आके लगाना है, वो भी लगा लेते हैं। अभी जैसे ये वॉलंटरी वर्ल्ड डोनर्स डे है तो इसमें हम जनरली पेंटिंग कंपटीशन या फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन या फिर स्लोगन राइटिंग कंपटीशन या फिर सेमिनार प्रेजेंटेशंस या फिर डिबेट्स होती हैं। तो इस तरह से हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हैं कॉलेज लेवल के ऊपर चलती हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है आपसे, डिमांड और सप्लाई का। आप प्लीज हमारे सुनने वालों को बताइए कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स रेयर कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है लेकिन सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पाती। ऐसे जैसे जो मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव, ये सबसे कॉमन। तो ऑब्वियसली जो सबसे कॉमन होता है डिमांड भी उसी की ज्यादा होती है। फिर ओ है, फिर ए है और ए बी है। तो नेगेटिव्स में भी ओ सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए है और ए बी नेगेटिव सबसे कम है। 1 in 4000 या 1 in 3000 के बीच में हमें मिलता है और इसकी डिमांड भी कम होती है। और ए बी नेगेटिव का ये बड़ा अच्छा है कि आप उसको बाकी नेगेटिव पैक्ड सेल्स दे सकते हैं जी। तो डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई में एज सच हमारे पास J&K में इतनी कोई गैप नहीं है जी, क्योंकि हम वॉलंटरी डोनेशंस भी करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है वॉलंटरी डोनेशंस, पर रिप्लेसमेंट डोनेशंस भी हमारे पास आती हैं काफ़ी। तो ऐसे तो डोनर आते हैं, ब्लड देने के लिए आते हैं, पर वॉलंटरी डोनेशंस जो होती है ना
कि अपने स्वेच्छा से आके किसी का मन किया आज मेरा बर्थडे है या घर में कोई कुछ है मैं आके दे दूं, उस तरह की अवेयरनेस जो है वो अभी हमारे JNK में लोगों में नहीं है। वो ऑन कॉल है। अभी जैसे वॉर था तो वॉर में हमने अपील की कि भाई हमें ब्लड चाहिए, तो 2 दिनों में हमने कोई 400 से ज्यादा यूनिट इकट्ठी कर दी। तो वो एक जब इमोशनल अपील होती है तब लोग आते हैं आगे। पर अगर हम बोलें कि वो खुद अपने आप से आए आगे, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है यहाँ पे। जब आप ब्लड बैंक में आएंगे तो आपको आधे से 1 घंटे तक आपका टाइम जो है वो वहाँ पे लगता है। तो शायद ये हिचक होगी, या फिर थोड़ा उनको नीडल से डर है, या फिर उनको थोड़ा सा ये लगता है कि अभी मेरे तो किसी रिश्तेदार को जरूरत नहीं है तो मैं क्यों दूं, जब किसी को जरूरत होगी तो फिर मैं दूंगा मेरे जान पहचान वालों को। तो ये वाली जब माइंडसेट हमारा खत्म हो जाएगा तब हमारे यहाँ पे वॉलेंट्री डोनेशन जो है काफी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर मीना, आपने वॉलेंट्री डोनेशंस की बात की, इमोशनल अपील की बात की कि अवेयरनेस इस मामले में थोड़ी कम है। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? इसको कैसे, ये जो गैप है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें हमें मास अवेयरनेस करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, और हमें सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं उनको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जिनके साथ लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जैसे वहाँ के लोकल लीडर्स हो गए, या गाँव में जाएंगे तो कोई सरपंच है, या फिर वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर वो अपील करेंगे तो हो सकता है कि हमें ये अवेयरनेस कैंपेन्स, जो मास अवेयरनेस कैंपेन्स एक बार नहीं करनी है, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि अभी हम वर्ल्ड डोनर्स डे आया तो अभी हमारी कैंपेन्स चल जाएंगी, पर ये कंसिस्टेंसी जो है ये मेंटेन करके रखनी चाहिए हमें। इससे एक तो ये है कि जब ब्लड जो भी कर रहा है डोनेट, उनको अपने ब्लड ग्रुप का भी पता चलता है। बड़ी बार लोगों को अपने ब्लड ग्रुप का ही नहीं पता होता है। और एक हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप तो ये तो हम करते हैं, उसके अलावा एक बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है सबका, पल्स, BP। कितने सारे डोनर्स हैं जब हमारे पास आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा निकलता है, तो फिर वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से एक आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप भी हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफी लोगों के साथ ग्राउंड लेवल के ऊपर, सिटी में तो फिर अवेयरनेस है, पर रूरल एरिया में इतनी नहीं है, लोगों को नहीं पता है। तो वहाँ पे हर लेवल के ऊपर हमें जाके अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और इसमें कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, या और भी जो नए सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब के ऊपर जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसमें भी अपना जो हमारी अमृत पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ब्लड डोनेशन के रिलेटेड उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं? कितना इम्पोर्टेंट है नौजवानों का ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ना? इस वक्त हमारी कंट्री में 60% जो है वो युवा ही हैं जी। तो वो युवा जो हैं इस वक्त जुड़ेंगे तो वो लोग जब देते हैं तो बाकी भी देखेंगे। इस वक्त अगर हम JNK की भी बात करें तो इसमें भी 50-60% जो है वो युवा पीढ़ी होगी। अगर वो साल में एक बार भी ब्लड देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी, और रिप्लेसमेंट डोनेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पहले पूछा कि जो ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं होता है, उनको कई बार पुलिस ही लेके आ रही होती है, तो उनके साथ कोई डोनर्स नहीं होते। पर हमारे पास ब्लड बैंक्स में इतना ब्लड होता है, हम उतना रिजर्व रखा होता है कि हम उन लोगों को इमीडिएटली हेल्प कर देते हैं। पर उस हेल्प के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हमारे थैलेसीमिया बच्चे जो हैं, हो सकता है उनको थोड़ी देर तक वेट करना पड़े, 2-3 दिन वेट करना पड़े। तो वो सारा बैलेंस करने के लिए वॉलेंट्री डोनेशन, रेगुलर वॉलेंट्री डोनेशंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, और इसमें 18 से लेके 60 साल तक के लोग ही डोनेट कर सकते हैं। तो अगर 18 साल से बच्चे सोच लें कि हमने ब्लड डोनेट करना है, एटलीस्ट साल में एक बार ही करें, तो वो काफ़ी बार कर सकते हैं। तो पर हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे रेगुलर डोनर्स भी हैं, ऐसी फैमिलीज भी हैं जो पेरेंट्स भी करते हैं, और फिर बाद में जब उनके बच्चे 18 साल के हुए तो वो बच्चे भी रेगुलरली डोनेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर मीना, आगामी जो वर्ल्ड डोनर्स डे है, हमारे इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आप लोगों को क्या अपील करेंगी? मैं तो यही करूंगी कि जो भी ब्लड दे सकता है, जिसको लगता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और एलिजिबल है ब्लड देने के लिए, वो जरूर हमारे ब्लड बैंक में आए, या फिर किसी भी जो लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है उसमें जाएं। और ये जो ब्लड है ये एकदम लाइफ सेविंग है, कि ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं, मैटरनिटी जो डिलीवरी में फीमेल्स होती हैं, इन लोगों के लिए जो ब्लड है वो एकदम अमृत की तरह है। अगर इनको टाइमली ब्लड मिल जाए तो इमीडिएटली इनकी लाइफ जो है वो सेव हो जाती है। तो मेरा यही अपील है कि जो इस साल की हमारी थीम भी है, गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स।
थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मीना, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियां आम समाज में हम अक्सर देखते सुनते हैं उन्हें दूर करने की आपने कोशिश की, लोगों से अपील की कि वे आगे आएं, रक्तदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल तरकरू ने। आलेख एवं वाचन स्वर विजय बजाज और अभिलाषा शर्मा, मार्गदर्शक एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।